Hello guys, in today's class we will learn about law of chemical equivalence. Some important point of law of chemical equivalence. देखिए हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बारे में क्या जानते हैं। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है जहां A प्लस बी रिएक्ट हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं C एंड D, तो हम वहाँ कह सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सी एंड दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी। ये हम कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ एक एग्जाम्पल देखें तो देखिए जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है MnO4 minus gets converted into I minus and gives Mn+2 and I2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I माइनस इक्वल होंगे, जो इक्वल होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Mn+2 और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 के, यानी इन चारों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो अगर क्वेश्चन में हमें कभी MnO4 माइनस के इक्विवेलेंट्स गिवन है और हमें I2 के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं तो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होंगे। इसी तरह अगर हमें कभी I माइनस के इक्विवेलेंट्स गिवन है और हमें I2 के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं या Mn+2 के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं तो वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। इस प्रिंसिपल को हम टाइट्रेशन पर भी अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम कह सकते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर हमें कभी MnO4 की नॉर्मेलिटी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है तो इनके इक्विवेलेंट हो गए N1V1। और अगर हमें I माइनस की नॉर्मेलिटी गिवन है यानी N2 बट V2 फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, तो हम पुट कर सकते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2, जो कि हमारा टाइट्रेशन में हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। अब देखिए सेम अगर हम यहाँ पे कहें Cr2O7-2 और Fe+2 ये रिएक्ट कर रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं Cr+3 और Fe+3, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट आयन मीन्स Cr2O7-2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन, that will be equal to number of equivalent of Cr+3 and that will be equal to number of equivalent of Fe+3 ion। बट अब यहाँ से हमारा केस नंबर 2 स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को ध्यान से अप्लाई करना है। देखिए अगर हमारे पास कोई एक कंपाउंड है ए जो बी और सी में ब्रेक हो रहा है, जो बी और सी में ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ हम डायरेक्टली ये कभी नहीं लिख सकते कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी, यानी ए के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं वो बी और सी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के सम के इक्वल होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगर हम यहाँ FeC2O4 ये कन्वर्ट हो रहा है फेरिक आयन में और CO2 में, तो ये जो हमारा FeC2O4 मीन्स फेरस ऑक्सलेट है ये ब्रेक हो रहा है Fe+3 और CO2 में। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फेरिक आयन प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CO2, यानी फेरस ऑक्सलेट के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है वो फेरिक और CO2 के इक्विवेलेंट के सम के इक्वल होंगे। देखिए हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कैसे प्रूव होगा ये। अब देखिए मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि एन फैक्टर क्या होगा किसका, फेरस ऑक्सलेट का, तो हमें पता है हम फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ +2, यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है और Fe एटम भी 1 है, तो इट मीन्स N1 जो हो गया वो हो गया हमारा 1। अगर हम C2O4 में कार्बन का देखें तो कार्बन का एन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +3, CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, तो चेंज कितने का आया, चेंज तो 1 का आया। बट क्योंकि कार्बन के एटम कितने थे, 2 थे, दैट्स वाई नेट चेंज कितना हुआ यहाँ पे 2 का हुआ। तो N2 जो हमारा आया वो आया 2। N2 मीन्स हमारा जो सेकंड एटम है उसके अकॉर्डिंग एन फैक्टर, तो वो आ गया हमारा 2। अब देखिए दोनों में ही इंक्रीमेंट हो रहा था, N1 भी इंक्रीमेंट है और N2 भी इंक्रीमेंट है। उस केस में
हम क्या करते हैं, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, N1 प्लस N2, यानी कि हमारा जो ये फेरस ऑक्जेलेट है इसका एन फैक्टर जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3, N1 प्लस N2। अब देखिए Fe+3 का एन फैक्टर देखें तो +3 से Fe कहाँ जा रहा है, +2 में, यानी चेंज 1 का आ रहा है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका एन फैक्टर जो आ गया वो आ गया 1। CO2 की बात करें तो CO2 +4 से कहाँ जा रहा है, CO2 +4 से +3 पे जा रहा है, तो अगेन चेंज 1 का आ रहा है और कार्बन भी 1 ही है, तो एन फैक्टर हो गया 1। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमने ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी है ये स्टेटमेंट इस रिएक्शन पर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो मैं बैलेंस कैसे करूँगा, कार्बन यहाँ पे कितने आ रहे हैं 2, अगर मैं FeC2O4 का 1 मोल लेता हूँ तो उसमें Fe+3 के 1 मोल बनेगा और CO2 जो होगा उसका 2 मोल बनेगा, क्योंकि हमें कार्बन को बैलेंस करना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चेक करूँ तो FeC2O4 के इक्विवेलेंट कितने आए, नंबर ऑफ मोल कितने हैं FeC2O4 के 1 और एन फैक्टर कितना है 3, तो इसके कितने इक्विवेलेंट आ रहे हैं 3 इक्विवेलेंट, यानी फेरस ऑक्जेलेट के हमारे पास 3 इक्विवेलेंट आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं Fe+3 फेरिक के कितने इक्विवेलेंट आ रहे हैं, फेरिक का मोल हमारे पास 1 है और एन फैक्टर भी 1 है, इट मीन्स इसके इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं 1 इक्विवेलेंट आ रहे हैं। और अगर हम बात करें CO2 की तो CO2 के मोल हमारे पास 2 है बट एन फैक्टर 1 है, तो इसके कितने इक्विवेलेंट आए 2 इक्विवेलेंट आए, यानी हम ये कह सकते हैं फेरस ऑक्जेलेट ने 1 इक्विवेलेंट तो दिया फेरिक और 2 इक्विवेलेंट दिए CO2। अगर हमने कितने इक्विवेलेंट लिए फेरस ऑक्जेलेट के 3, तो देखिए 3 इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट फेरिक और 2 इक्विवेलेंट CO2, 1 + 2 हो गया 3, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ferrous oxalate will be equal to number of equivalent of Fe+3 and number of equivalent of CO2। इन दोनों के हम लोग कह सकते हैं इक्विवेलेंट के सम के इक्वल होंगे। अब देखिए अगर हम कहें कि हमारा कोई एक कंपाउंड है A, वो ब्रेक हो रहा है किन्हीं दो कंपाउंड में, लाइक हमारे पास एक कंपाउंड था AB, वो ब्रेक हुआ किस किस में ब्रेक हुआ, सी, वो इस तरह से ब्रेक हुआ कि हमारे पास मान लीजिए कंपाउंड है लाइक A3B2 और ये कन्वर्ट हुआ हमारे पास, देखिए ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है A+5 प्लस B+4, इसमें मान लो ये कन्वर्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पर A जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, B का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर -3, यहाँ A का ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और यहाँ B का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, A+2 से +5 पे जा रहा है, तो हम N1 कैलकुलेट करें तो N1 आया हमारे पास कितने का चेंज आ रहा है 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, बट A है कितने हमारे पास 3, तो 3 3 9, यानी N1 जो आया वो आया हमारे पास 9। अब देखिए B -3 से जा रहा है +4, यानी कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है 7 का, लेकिन B है कितने हमारे पास 2, तो इट मीन्स यहाँ पे B जो है उसका एन फैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, यानी B के अकॉर्डिंग, यानी N2 जो आएगा वो हमारा आएगा 7 2 14। अच्छा अगर हम बात करें A की, A+5, इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर होगा अगर हम देखें +5 से कितना गया A+2 गया तो 3, और B का अगर आप देखो यहाँ पे B+4 का तो +4 से जा रहा है -3, तो एन फैक्टर कितना आ रहा है 7। अब देखिए कोई अगर हमसे ये पूछे कि A+5 और B+4 इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इनके इक्विवेलेंट्स का रेशियो क्या होगा, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट्स का रेशियो होगा N1:N2, यानी N1 आया था हमारे पास 9, यानी A के कितने इक्विवेलेंट्स बनेंगे 9 इक्विवेलेंट्स बनेंगे, और B जो है उसका हमारा N2 कितना आया था 14, यानी B के कितने इक्विवेलेंट बनेंगे 14,
यानी जो हमारा ए के अकॉर्डिंग एन फैक्टर आता है लाइक N1, वही क्या होते हैं ए के इक्विवेलेंट्स, और बी का जो एन फैक्टर आता है N2 बी के अकॉर्डिंग, वो हमारे इक्विवेलेंट्स होते हैं B+4 के, हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है उसके। यानी A+5 और B+4 का जो रेशियो होगा इक्विवेलेंट्स का, वो N1 रेशियो N2 होगा। यही रीज़न है कि देखिए यहाँ पे जब हम देखें फेरस ऑक्सलेट की जब हमने बात की तो आपका N1 आ रहा था 1 Fe के अकॉर्डिंग, दैट्स वाई Fe+3 के इक्विवेलेंट कितने बन रहे थे 1, और C2O4 जो है उसके हमारे पास उसके अकॉर्डिंग फैक्टर आ रहा था 2, तो दैट्स वाई CO2 जो है उसके इक्विवेलेंट बन रहे थे 2। तो अगर कोई एक कंपाउंड कहीं दो कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है इस तरह से, तो वहाँ पे इन दोनों कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट्स का रेशियो होगा वो होगा N1 रेशियो N2। अब आते हैं हम केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 जो है वो हमारा है सीक्वेंस रिएक्शन से रिलेटेड। तो देखिए जब हम सीक्वेंस रिएक्शन की बात करते हैं, सीक्वेंस रिएक्शन, तो हम जनरली क्या लिखते हैं, लाइक S2O3-2 रिएक्ट किया किसके साथ, I2 के साथ, उसमें हमें मिला S4O6-2 और I-। अब जितना भी I- हमें मिल रहा है वो सारा का सारा I- MnO4- के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या दे रहा है I2। तो यहाँ पर हम I- यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ S2O3-2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ SO4-2 और MnO4-2 I2, इन सब के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तब इक्वल कर सकते हैं अगर I- का जो n फैक्टर है एज रिएक्टेंट वो I- के n फैक्टर एज अ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर I- बन रहा है, यानी एज अ प्रोडक्ट I- का n फैक्टर कितना है, तो एज अ प्रोडक्ट I- जो है उसका n फैक्टर अगर हम लोग देखें तो वो कितना है 1, और एज रिएक्टेंट जब I- रिएक्ट कर रहा है तो उसका n फैक्टर कितना है, यहाँ -1 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे भी n फैक्टर कितना आया 1। तो एज अ प्रोडक्ट और एज अ रिएक्टेंट I- जो है उसके जो n फैक्टर है वो सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि S2O3-2 या I2 के जितने इक्विवेलेंट्स यहाँ यूज हो रहे हैं उतना ही इक्विवेलेंट सेकेंड रिएक्शन में I2 का बनेगा, उतना ही Mn+2 का बनेगा। मीन्स इन सभी स्पीशीज के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये N1 और ये N2 इक्वल ना हो, N1 और N2 इक्वल ना हो, तो हम ये नहीं कह सकते। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इस रिएक्शन में I2 कन्वर्ट हुआ पहले I- में, अब ये जो I- है वो कन्वर्ट हुआ IO3- में। अगर ये एक सीक्वेंस रिएक्शन है तो हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ S2O3-2 और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ IO3- सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे I का n फैक्टर जो है एज अ प्रोडक्ट कितना है, -1 से 0 चला गया तो 1, बट एज अ रिएक्टेंट ये है -1 और ये है +5। n फैक्टर कितना है यहाँ पे अगर हम देखें तो n फैक्टर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो इट मीन्स N1 और N2 कितना आ रहा है यहाँ पे 6, N1 N2 इक्वल नहीं है, N1 इज नॉट इक्वल टू N2। तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ S2O3-2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ IO3- के इक्वल होंगे। हाँ ये सही है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ S2O3-2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 will be equal to number of equivalent of S4O6-2 will be equal to number of equivalent of I- as a product number of equivalent of I2 will be equal to number of equivalent of I-, but number of equivalent of I- in second reaction will not be equal to number of equivalent of I- in first reaction। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें कितने इक्विवेलेंट I- के एज अ रिएक्टेंट यहाँ पर यूज हुए हैं, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे।
देखिए किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन n फैक्टर ऑफ i माइनस was 1 then इक्विवेलेंट ऑफ i माइनस, तब i माइनस के कितने इक्विवेलेंट थे। मान लो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इक्विवेलेंट i माइनस के जो थे वो x थे, कोई भी एक वैल्यू हम लेट कर लेते हैं, x इक्विवेलेंट आपको गिवन है और आपको यहाँ फाइंड आउट करने हैं iO3 माइनस के इक्विवेलेंट कितने होंगे। तो देखिए i माइनस के इक्विवेलेंट जब n फैक्टर i माइनस का 1 था तब i माइनस के कितने इक्विवेलेंट थे, x। अब जब n फैक्टर i माइनस का एज रिएक्टेंट यहाँ पर 6 होगा तब इक्विवेलेंट कितने होंगे i माइनस के, तब होंगे x डिवाइडेड बाई 1 इंटू 6 यानी 6x, यानी यहाँ पर i माइनस के जो इक्विवेलेंट होंगे वो होंगे 6x। हाँ, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ iO3 माइनस MnO4 माइनस 2, इन सबके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, 6x, 6x और 6x। इस तरह से हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को अप्लाई करते हैं। थैंक यू।